नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। दिल्ली में था एक मित्र के यहाँ एक राजनेता हैं, उनके घर गया हुआ था। जब मैं वहाँ से निकला, थोड़ी देर के लिए मैंने अपना मोबाइल बंद किया था, तो निकला बहुत सारे मैसेज थे मेरे पास। और मैसेज थे, वो अजीत अंजुम ने रवीश कुमार का एक इंटरव्यू लिया और उस इंटरव्यू में रवीश कुमार की कुछ पीड़ा सामने आई और सामने आया ज़िक्र गोदी सेठ का। अब हालाँकि रवीश ने बहुत मैं कहूँगा सफाई से कहा कि भई जैसे गोदी मीडिया, ये रवीश का दिया हुआ नाम था कि एक गोदी मीडिया एक अवधारणा है, इसी तरह गोदी सेठ एक अवधारणा है। एक आंकड़ा मैं आपको देना चाहता हूं जिससे आपको सब बात समझ आ जाएगी। हिंदुस्तान के 100 सबसे अमीर लोगों के पास उतना ही धन है जितना हिंदुस्तान के 55 करोड़ लोगों के हाथ में। हिंदुस्तान का आधा धन सिर्फ 100 लोगों के पास है और इन 100 लोगों के लिए हिंदुस्तान चलाया जाता है। उनमें से 4-5 ऐसे लोग हैं जिनको आज आप हिंदुस्तान के महाराजा कह सकते हो, राजा कह सकते हो। पूरी की पूरी सरकार, पूरा मीडिया, सारे ब्यूरोक्रेट इनके इशारे से काम करते हैं। जो ये कहते हैं वो नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री करते हैं। इन्होंने कहा कि जो छोटे व्यापारी हैं, जो मिडिल साइज व्यापारी हैं, उनको खत्म करना है और नरेंद्र मोदी जी ने एक के बाद एक निर्णय लेने शुरू कर दिए। नोटबंदी, गलत जीएसटी। भाइयों और बहनों, ये पॉलिसी नहीं है, ये हथियार है। ये हिंदुस्तान के छोटे व्यापारियों को, मिडिल साइज बिजनेस चलाने वालों को, ये दुकानदारों को खत्म करने का हथियार है। लेकिन सब जानते हैं कि गोदी सेठ अवधारणा नहीं है, गोदी सेठ हैं, मतलब अडानी भैया हैं। तो वो सीधा कटाक्ष होता वो अडानी भैया पे था और अडानी भैया पे गोदी सेठ का एक नया नाम पूरे देश में हलचल पैदा कर गया। कुछ ही दिन पहले रवीश ने एक वीडियो बनाया था कि गोदी सेठ के नाम एक संदेश, राष्ट्र के नाम संदेश होता था, मन की बात होती थी, लेकिन गोदी सेठ के नाम एक संदेश। बहुत शानदार बात की थी रवीश कुमार ने उसमें। तो रवीश कुमार ने बताया था कि आज़ादी के दौर में किस तरह देश के उद्योगपति देश के लिए सर्वस्व अर्पण करते थे, कभी उद्योगों की चिंता नहीं करते थे, लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई लड़ते थे। और रवीश ने बताया कि उसी वीडियो में बताया कि किस तरह अब गोदी सेठ आ गए हैं। उनको लगता है कि उनके राज के आगे कोई आवाज ना उठे। तो जब वो गोदी सेठ एक नाम चलन में आया, रवीश ने कहा, और ऐसा बहुत कम देखा गया है कि रवीश ने बोला और उसके कुछ ही समय बाद, कुछ ही दिन बाद उसको करीब 32 लाख लोग देख चुके। यूट्यूब पे 32 लाख एक बहुत बड़ी फिगर होती है। और रवीश के वीडियो को, रवीश के यूट्यूब को हालांकि पहले बना दिया था, लेकिन कंटिन्यूएशन में उनको करने में जब उन्होंने पहला, दूसरा, तीसरा वीडियो डाला तो 30 लाख से ज़्यादा लोग उसको सब्सक्राइब कर दिए। ये भी रवीश की पॉपुलैरिटी है, रवीश की लोकप्रियता है। तो उस समय रवीश ने संदेश दिया कि मैं इस समय थोड़ा एकांत चाहता हूँ, लोग मुझे व्हाट्सएप ना करें, फ़ोन ना करें। मैं भी बात करना चाह रहा था, लेकिन मुझे लगा कि ये बहुत पीड़ा वाली बात है। और पिछले महीने दिल्ली आया था, रवीश से मिला, रवीश से बहुत सारी बातें की और मैंने समझने की कोशिश करी कि रवीश है क्या? रवीश रवीश जो चेहरे पे टीवी पे दिखते हैं, जो चेहरा टीवी पे दिखता है, उसके पीछे का रवीश क्या है? और जब देश एक व्यक्ति के पीछे खड़े होता है, तो उस व्यक्ति की सोच क्या होती है? तो मैंने रवीश से बातें करके मैंने कुछ बहुत रवीश के अनछुए ज़िंदगी के, मैं कहूँगा जो अनछुए पहलू हैं, उनको जानने की कोशिश करी। तब लगा कि कितनी पीड़ा भोगी है रवीश ने। एक एक देखिए, आप जब ब्रांडिंग पे एक उच्चतम स्तर पे आ जाते हैं, आप खुद ब्रांड हो जाते हैं, तो उसकी एक बहुत बड़ी कीमत भी देनी पड़ती है। तो रवीश ने दी, अपने परिवार के लिए दी, खुद के लिए दी। रवीश एक कोविड काल के बाद में इस इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि कोविड काल के बाद में वो एक तरह से लगभग उन्होंने अपनी ज़िंदगी अपने काम को बना ली थी। सोसाइटी के बाहर बहुत कम मूव करते थे और दिल्ली में एक जब मुझे मिले, हम लोगों ने रात में खाना खाया था साथ में, तो उस जगह उन्होंने कहा कि पहले तो मैं कहीं आता-जाता ही नहीं था। लेकिन पिछले 1 साल से मैंने आना-जाना, लोगों से थोड़ा मिलना शुरू किया। और वो आते-जाते इसलिए नहीं कि रवीश के अंदर कोई बहुत अहंकार है, आप रवीश से मिलेंगे तो आप मुरीद हो जाएँगे, कि इतना डाउन टू अर्थ आदमी, इतना ज़मीन से जुड़ा हुआ व्यक्ति है ये शख्स। लेकिन वो काम की दीवानगी इतनी थी रवीश की कि सुबह उठने से लेकर रात के सोने तक रवीश की ज़िंदगी में कुछ काम था। मतलब लगातार वो काम करते रहते थे, काम के अलावा सोचते नहीं थे कब प्राइम टाइम जाना है। और सुबह से रवीश की ज़िंदगी
प्राइम टाइम में शुरू हो जाती थी। इस इंटरव्यू में 2-3 बातें बहुत ख़ास कही हैं। रवीश ने कहा है कि लोकतंत्र में बड़ी-बड़ी काली मर्सिडीज़ गाड़ी और में चलने वाले लोग किस तरह लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं, ये जनता को पता होना चाहिए। मतलब गोदी सेठ किस तरह आपकी ज़िंदगी में आ रहा है, ये बात जनता को पता होनी चाहिए कि गोदी सेठ जब आपकी ज़िंदगी में आएगा, तो वो क्या-क्या हाल करेगा। और मेरे बम्बई के एक मित्र हैं, बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं और अडानी जी के कुछ करीबी लोगों से उनकी मित्रता है। तो उन्होंने मुझे बताया कि अडानी जी के यहाँ बड़ी पीड़ा है इस बात को लेकर। अडानी जी के कारोबारी जो अडानी जी के बम्बई की कंपनी के लोग हैं, वो इस बात से पीड़ा है कि कहीं ऐसा ना हो कि पूरा देश अब अडानी जी को गोदी सेठ के नाम से पुकारने लगे। उनमें दहशत है। दहशत इसलिए कि रवीश ने एक शब्द निकाला गोदी मीडिया, पूरे देश में वो एक नारे के रूप में बदल गया। हमने देखा कि अंजना ओम कश्यप बिहार की कवरेज करने गई तो जनता सड़क पे खड़ी हुई है, बदतमीजी नहीं कर रही है, लेकिन नारे लगा रही है गोदी मीडिया वापस आओ। तो रवीश ने कहा गोदी मीडिया, और देश ने गोदी मीडिया को नारे की तरह स्वीकार कर लिया। पंजाब में पूरे देश में जब किसानों का मूवमेंट शुरू हुआ तो पंजाब के अंदर किसान सड़क पे दिल्ली पे आ गए थे। कुछ चैनल जो गोदी मीडिया हैं वाकई में, वो कवरेज करने गए, किसान तख्ती लेके खड़े हो गए कि गोदी मीडिया वापस जाओ। पता रवीश ने एक शब्द को उछाला देश में, और देश ने उस शब्द को हाथों हाथ ले लिया। गोदी मीडिया मतलब जो सत्ता की चरण वंदना करे, जो सत्ता के आगे झुका रहे, जो सत्ता के आगे नतमस्तक रहे, मतलब वो गोदी मीडिया। तो अडानी भैया को डर है कि कहीं ऐसा ना हो कि गोदी सेठ के नाम पे उनका नाम इतना ज्यादा चलन में आ जाए कि वो पीड़ा में आ जाए। रवीश ने बताया, मतलब आप सुन के आप सहम जाएंगे किस तरह 27 साल से एक व्यक्ति है कि जिंदगी में जी रहा है। वो सुबह उठता है तो उसने कहा कि मुझे लगता है कि कुछ लोग मेरे इस लाइन पे हैं, कुछ लोग मेरे इस लाइन पर हैं। मतलब एक व्यक्ति पूरे दिन में एक देश के लिए वो रेलवे की भर्ती की बात कर रहा होता है, वो किसान की बात कर रहा होता है, वो बेरोजगारों की बात कर रहा होता है, पूरे दिन भर में ताना बाना बुनता है कि देश की समस्या क्या है, और वो आपके सामने परोसता है। उन्होंने कहा कि 2014 से पहले इससे ज्यादा दीवानगी थी। बात सही है, मैं तो गवाह हूं। होता ही ना कि आप 2014 के बाद देश एक बहुत सुंदर लाइनें हैं कि प्रेम की लाइनें, लेकिन बहुत सुंदर लाइनें हैं कि जैसे ये पूरी, मैं थोड़े शब्द में फिर कहूंगा, मैं बहुत शायरी याद नहीं रहती तो कुछ शब्द बदल सकते हैं। तो जो लाइनें जो थी वो ये थी कि जैसे ये पूरी सृष्टि दो हिस्सों में बटी हुई है, एक ईसा के जन्म से पहले और एक ईसा के जन्म के बाद। ऐसी ही मेरी जिंदगी दो हिस्सों में बटी हुई है, एक तुझसे मिलने से पहले और एक तुझसे मिलने के बाद। तो रवीश रवीश की जिंदगी भी काम के अलावा कुछ होती है, ये उसने पीड़ा दी। उन्हें रवीश ने बड़ी साफगोई से स्वीकार किया कि वो रो पड़े। 27 साल तक आप सोचे, एक आदमी सुबह से उठ रहा है, इश्क की तरह काम को जी रहा है, प्रेम की तरह काम को जी रहा है, काम कर रहा है, बता रहा है, देश की समस्या बता रहा है। अचानक रवीश की पीड़ा ये है कि ठीक है, आप पे बहुत पैसा है, ईश्वर करे और पैसा आ जाए, आप नंबर 2 पे नहीं रहे, आप नंबर 1 पे हो जाएं। लेकिन इसका मतलब नहीं है कि जो लोकतंत्र की आवाज के प्रतीक बन गए हैं, आप उनको अपनी दौलत से उनको खरीद लेंगे, उनको तहस-नहस कर देंगे। तो मैं जिन बम्बई के मित्र की बात बता रहा था, तो उन्होंने मुझसे कहा कि बड़ी बेचैनी है कि कहीं अडानी भैया का नाम गोदी सेठ ना पड़ जाए। तो मैंने कहा तो फिर उन्होंने एनडीटीवी खरीदने की जरूरत ही क्या थी? क्यों खरीदा उन्होंने एनडीटीवी? अगर इतने डर है उनको, तो पूरे खरीदा कहाँ गया? वो तो मोहरे हैं। कहा गया उनसे तुम एनडीटीवी खरीदो। अब वो मोहरे हैं तो अब मजबूरी में एनडीटीवी, तो मुझे लगा ये बचाव है। अब अडानी भैया भी इस बचाव में आ गए, भाई मैंने नहीं खरीदा, मुझसे तो कहा गया, मैंने खरीद लिया। वो इशारा आप समझ सकते हैं कि किसने कहा होगा, किन साहब ने गोदी सेठ से कहा होगा, गोदी सेठ ने उसको खरीद लिया होगा। अब पीड़ा एक और है, जब जनमानस खड़ा होता है, जब लोग खड़े होते हैं, तो फिर वो जो जन आक्रोश होता है वो बहुत ज्यादा होता है। तो गोदी सेठ को परेशानी है कि कहीं वो पूरे देश में गोदी सेठ ना बन जाए। और रवीश ने कहा कि लोकतंत्र की हत्या करने का जो चीजें हैं वो मैं चाहता हूं जनता के सामने आ जाए। अब अडानी भैया की टीम ने एक नायाब आइडिया निकाला है कि भाई जब गोदी मीडिया की तरह गोदी सेठ प्रचलन हो जाएंगे तो अडानी भैया का पक्ष आना चाहिए। अब आए कैसे? अब अगर एनडीटीवी में बैठ के अडानी भैया कुछ भी अपने बारे में प्रलाप करेंगे तो लोग कहेंगे तो चैनल उनका है। तो अडानी भैया की अदालत सजने वाली है, जहां तक मुझे पता चला है। एक प्रायोजित इंटरव्यू होने वाला है जिसमें आपको लगेगा कि अडानी भैया से कुछ तीखे सवाल किए जा रहे हैं, लेकिन वो तीखे सवाल दरअसल अडानी जी की इमेज बिल्डिंग का काम करेंगे। बहुत जल्दी एक अडानी भैया का
गोदी सीट में पता नहीं कह सकता हूँ, नहीं कह सकता हूँ। मैं कहूँ या नहीं कहूँ इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। देश रवीश के इंटरव्यू के बाद उनको गोदी सीट कहने लगा है। तो मेरे कह देने से कि वो अडानी जी को लिए गोदी सीट कह रहे हैं, कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं। क्योंकि वो जैसे गोदी मीडिया चलन में आ गए, इसी तरह अडानी जी गोदी सेठ के रूप में चलन में आ गए। और मुझे लगता है कि व्यापारी के रूप में अडानी जी एक गलती कर रहे हैं। मैं फिर कहूँगा कि मतलब लोकतंत्र में आपको उन सब चीज़ों से बचना चाहिए जिससे देश की जनता सीधे जुड़ी हुई है। आप पैसे के दम पे सब कुछ कर सकते हैं। आप हर बोलने वाली आवाज़ को खामोश कर सकते हैं। सबको पता है अफ़सर आपके, पुलिस आपकी, अदालत आपकी और तंत्र आपका, सरकार आपकी। कुछ नहीं है। बोलने वालों के पास कुछ नहीं है तो बस केवल मुट्ठी भर ताकत आत्मा की। और ये जो आत्मा की मुट्ठी भर ताकत होती है, ये बड़ी से बड़ी हुकूमतों को डिगा देती है। ये दुनिया में बड़े से बड़े तानाशाहों को इस मुट्ठी भर ताकत ने हिलाया है, डिगाया है, बदला है। तो ये जो मुट्ठी भर ताकत है ना, ये सब नहीं खरीदी जा सकती। आप पूरी सल्तनत खरीद सकते हैं, हवा खरीद हवा तो नहीं खरीद पाएँगे, लेकिन आप सोच सकते हैं आप हवा खरीदेंगे, बादल खरीदेंगे, आसमान खरीदेंगे, क्या-क्या खरीदेंगे और किसके लिए खरीदेंगे? किस किस चीज़ के लिए खरीदेंगे? ये दौर ऐसा आ गया है। अभी-अभी 2 घंटे पहले एक वीडियो आया, महिला डांस कर रही है, गिरी और मर गई। कोरोना काल में दिखाया था कि अंबानी से लेकर अडानी तक लेकर मुझसे लेकर आप तक लेके सारा पैसा धरा का धरा रह जा रहा था। एक सिलेंडर नहीं मिल पा रहा था, कुछ सांसें नहीं मिल पा रही। तो किसके लिए कर रहे हैं? किस किस जुनून में, किस ताकत के लिए कर रहे हैं? आप दुनिया के नंबर 2 हो जाएंगे, नंबर 1 हो जाएंगे, क्या करेंगे फिर? प्यार से आप क्या, प्यार से सब कुछ जी सकते हैं। दौलत से, ताकत से आप डरा सकते हैं लोगों को, दिल नहीं जी सकते। रवीश ने दिल जीता है। रवीश देश की धड़कनों में बसा है। इस मुल्क की बहुत बड़ी आबादी के दिल में रवीश बस गया है। अब ये गोदी सेठ के नारे से इतना डर गए हैं, मीडिया मैनेज कर रहे हैं, अखबारों चैनलों के इंटरव्यू मैनेज कर रहे हैं, अमेरिका के कुछ न्यूयॉर्क टाइम्स के कुछ छपे अखबारों से बेचैन हैं, बड़े-बड़े अखबारों में प्रायोजित इंटरव्यू देने की तैयारी चल रही है। तो गोदी सेठ को कोई परेशान कर सकता है देश में, तो उसका नाम रवीश कुमार है। गोदी सेठ की रात को नींद कोई उड़ा सकता है, तो उसका नाम रवीश कुमार है। दावा कर रहा हूं, सपना जरूर आता होगा गोदी सेठ को, नींद तो नहीं आती होगी। दुनिया के किसी तानाशाह को नींद नहीं आई है और किसी तानाशाह के कारिंदे को भी नींद नहीं आई है। ईश्वर करे सद्बुद्धि आए। मैं गोदी सेठ की जगह होता तो रवीश के घर जाता और रवीश से कहता कि ये मैंने चैनल लिया है, लेकिन तुम्हें तुम्हारी आज़ादी के साथ मैं तुम्हें आमंत्रित करने आया हूं, तुम इस चैनल पे मेरे खिलाफ भी बोलना चाहो तो बोलो। प्राइम टाइम जिस तरह चलता था उसी तरह चलना चाहिए। एक बड़ा कुतर्क जैसा बात सामने आई गोदी सेठ की तरफ से कि हम इसको अल जजीरा जैसा अंतर्राष्ट्रीय चैनल बनाना चाहते हैं। रवीश ने भी अपने इंटरव्यू में कहा, पूछा रवीश ने, तो क्या आप अल जजीरा के रिपोर्टर को अपना इंटरव्यू करने देंगे? अरे भाई, आपको एक अल जजीरा जैसा चैनल बनाना है तो एक आपको चैनल खरीद लेते ना आप। नया खड़ा कर लेते, क्यों भी खरीदते हैं टीवी को, नया चैनल बनाते, उसको अल जजीरा से बेहतर बना देते। दौलत बहुत है आपके पास, पैसा बहुत है, लेकिन किस किस की जबान आप बंद करेंगे? एक रवीश, जब आप जबान बंद करते हैं तो हजार रवीश, लाख रवीश, करोड़ रवीश पैदा हो जाते हैं। मैं कह रहा हूं, मैं रात के 3 बज रहे हैं, मैं ये वीडियो बोल रहा हूं क्योंकि रवीश की बातें मुझे दिमाग में गूंज रही हैं। मुझे लगा मैं सो नहीं पाऊंगा अगर मैं बोलूंगा नहीं। मेरे जैसे लाखों करोड़ों रवीश आपने पैदा कर दिए, एक गोदी सेठ ने पैदा कर दिए। मुझे नहीं पता कि देश अब गोदी सेठ को कैसे प्यार से, सम्मान से गोदी सेठ बुलाएगा या नहीं बुलाएगा। एयरपोर्ट पर जब आप जाएंगे, आपके टैक्सी के 3 गुना पैसे लिए जाएंगे, तब आपको गोदी सेठ की याद आएगी, नहीं आएगी? एयरपोर्ट पर बाहर लगे हुए होर्डिंग, जिनको 20 गुना दामों पे सरकारों को बेचा जा रहा है, वो जब देखेंगे तो आपको गोदी सेठ याद आएंगे या नहीं आएंगे? आप जब हिमाचल के सेब पर एक छोटी सी चिट गोदी सेठ की लगी देखेंगे, तो पता नहीं आपको गोदी सेठ आएंगे, याद नहीं आएंगे? छोटे छोटे सीवेज प्लांट से लेकर बड़ी बड़ी परियोजनाओं को आप जब प्रायोजित तरीके से बिकते हुए, ठेकेदारी करते हुए देखेंगे, तो पता नहीं गोदी सेठ आपको याद आएंगे, नहीं आएंगे। लेकिन
जब आप रात को 8 बजे, साढ़े 8 बजे, 9 बजे बैठे होंगे, तो याद ज़रूर आएगा कि एक शख्स आपको दिन भर की परेशानियाँ, बेरोज़गारों की परेशानियाँ, महँगाई की परेशानियाँ, आपकी ज़िंदगी की परेशानियाँ, इन सब पे बात करता था। लेकिन गोदी सेठ की दौलत ने फ़िलहाल इस बड़े चैनल पर उसकी बात को, उसकी आवाज़ को बंद कर दिया। लेकिन रवीश की आवाज़ बहुत तेज़ी से, बुलंदी से इस देश में गूंज रही है। देखना यह है कि गोदी मीडिया और गोदी सेठ एक साथ मिलके रवीश का मुकाबला करेंगे, नहीं करेंगे। जो अदालत सज रही है गोदी मीडिया के लिए, जय जयकार करने के लिए और गोदी सेठ के लिए अपनी सफाई देने के लिए, उस अदालत का कितना वेलकम होगा? क्या सवाल पूछे जाएँगे? क्या प्रायोजित सवाल पूछे जाएँगे या फिर पूछा जाएगा तुम्हें एनडीटीवी खरीदने की हिम्मत कैसी हुई गोदी सेठ? हमें भी इंतज़ार रहेगा। देखते रहिए 4 पीएम। थैंक यू।